So today we have Mr. Durgesh Kumar Sharma in our studio. So कैसे हैं भैया आप? मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो भैया जन्माष्टमी कैसे रही? क्योंकि मैं अभी जन्माष्टमी निकल के गई है हम लोगों की, तो आपसे पूछना चाहूँगा स्पेसिफिकली, क्योंकि आपका शायद मिठाई वगैरह का परहेज रहता है, तो आपकी जन्माष्टमी कैसी रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मिथ बना रखा है लोगों ने। हम हर फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। अगर आप 365 दिन में से अगर 300 दिन अगर आप स्टिक रहे तो आपको पूरी आज़ादी है 65 दिन आप अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर आप इन मोमेंट्स को मिस कर देंगे तो फिर आप लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। मतलब ये चीज़ तो फैक्ट बनी हुई है कि फिटनेस है तो बिल्कुल मुझे शुगर तो बिल्कुल ऐसा है कि खानी नहीं है, या मतलब मेरे को मिठाई से बिल्कुल परहेज रखना है, तो ये मिथ ही है। नहीं, एक्चुअली क्या है, इसके दो सिनेरियो हैं। देखो, जो लोग कंपटीशन करते हैं, जो लोग प्रेप के आसपास हैं, तो उनके लिए तो जो चीज़ ऑफ है वो चीज़ ऑफ है, चाहे फिर वो फेस्टिवल हो, चाहे वो उनका इच्छा हो, चाहे मन हो, चाहे नहीं हो, लेकिन उनको तो वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने ही करने हैं। अगर करेक्ट, शुगर नहीं लेना है तो नहीं लेना, सोडियम नहीं लेना है तो नहीं लेना है। करेक्ट। लेकिन अगर हाँ, आप ऑफ सीज़न है, आप फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए। ओके। आप मीठा खा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मीठा नहीं खाएंगे, या मीठा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अगर आप फिजिकल एक्टिव हैं तो डजेंट मैटर कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं। आप करेक्ट, हाँ, आप करेक्ट। ठीक है। तो ये जो नाम है दुर्गेश कुमार शर्मा, जी। क्या ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई इसकी? क्या ये नाम की जो स्टार्टिंग थी, क्या उसने सोच रखा था जो आपने टाइटल्स आज अचीव कर रखे हैं वो टाइटल्स उसके दिमाग में उस दिन थे, पहले दिन जब वो जिम गया था? और जिम जाने की आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? क्या फिटनेस में बहुत ज़्यादा आपको क्रेज़ था, या किस वजह से? तो थोड़ी आप अपनी जर्नी के बारे में हमको बताइए स्टार्टिंग से। देखिए, मेरे साथ हर किसी का एक ओसीडी आप बोल सकते हैं। मैंने जो भी लाइफ में कोई भी काम किया है उसको पूरा 100% देने की कोशिश की है। मेरी सारी क्वालिफ़िकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। अच्छा। और मैंने मास्टर्स भी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी वहाँ पे रहा हूँ। ओके। और मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर किस सब्जेक्ट? हिस्ट्री डिपार्टमेंट। ओके। तो मेरा सब्जेक्ट जो हिस्ट्री था, और मैं दिल्ली सब इंस्पेक्टर भी रहा। ओह, दैट्स ग्रेट। और हिस्ट्री में मेरा बहुत मन था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मेरा जाने का सीन था, लेकिन समहाउ बहुत सारे रीज़न ऐसे रहे। फिटनेस में आने के पीछे रीज़न ये था कि रिलेटिव्स हो गए, बहुत ज़्यादा दुबला पतला होने की वजह से जो क्रिटिज्म आपको फेस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें पिंच कर जाती हैं। और दूसरा, फिटनेस को जो एक स्पार्क जो मिला वो मेरे बड़े भाई हैं, ओके। जिनकी वजह से मुझे इस फील्ड में आने का जो मौका मिला, और मेरे बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। तो मतलब ये जो मिस्टर दुर्गेश थे, ये पहले वही एक पतला सा लड़का बिल्कुल। जिसे हर कोई बुली करता था कि तू माचिस की तिल्ली की तरह लगता है, क्योंकि ये चीज़ सेम मैंने भी फेस करी है अपने स्टार्टिंग के करियर में, कि तू बिल्कुल पतला, माचिस की तिल्ली, कुछ मतलब बॉडी में जान नहीं। तो क्या आप भी उसी तरह प्रकार का आपका देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि फिटनेस की डेफिनेशन अलग है। हम्म। मोटे गाल होने चाहिए, आपका पेट निकला हुआ होना चाहिए, तो आप हेल्दी हैं। हाँ। मैं आउट ऑफ शेप कभी भी नहीं था, लेकिन जब बुली करते हैं लोग तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। और प्रोफेशन को चूज़ करने के पीछे ये है कि इसको ना जस्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप डॉक्टर हो। आपको वकील है तो आपको बताना पड़ेगा वकील है। लेकिन बॉडी बिल्डर को कभी बताना नहीं है, राइट। क्योंकि वो रास्ता चलते वाला सामने वाला समझ जाता है कि ये प्रोफेशनल है। तो आप भी मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आपने जॉब करी, जैसे आपने स्पेसिफाई किया, आप जी। क्या थे, डेजिग्नेशन क्या थी आपकी? मैं एक्चुअली सब एसएससी सेक्शन ऑफिसर भी मैंने तो क्विट वहाँ किया। से क्यों क्विट करा? बहुत सारे रीज़न थे। मतलब 15,000 रुपये, मैं आप बात कर रहा हूँ आपकी 2011 की। तो उसमें क्या है कि 15,000 मतलब बहुत सारे, देखो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक मैन टू मैन जो एक थिंकिंग होती है। आप अगर अपने होम टाउन से दूर हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है करेक्ट। उस आदमी के लिए जो घर का एक होम सिक बोल सकते हैं आप उसको, जो बंदा रहा है और पेरेंट्स के बहुत करीब रहा है, दादा दादी के बहुत करीब रहा है, और घर से दूर रहने के बाद उसके बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कट पिट के जो भी 11-12 हज़ार जो भी मिलते हैं, और उसके बाद आपकी जो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसका कोई भी आप एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकते। तो ये रीज़न था। मुझे लगा कि मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, जैसे कि तैयारी हम सिविल सर्विसेज की कर रहे थे, तो ये एक तरीके का एक ये था कि चलो कुछ नहीं तो कुछ मिल जाए। अच्छा। तो
तो आपने स्टडीज़ वगैरह मतलब कहाँ से करी है या कौन से बोर्ड से करी है? सीबीएसई बोर्ड से किया, मैं अमरनाथ स्कूल मथुरा से ही पास आउट हूँ। फिर तो आप मतलब मेरे सीनियर ही हो, मैं भी अमरनाथ स्कूल से ही पास आउट हूँ। हाँ ओके, तो आपने उधर से ही मतलब आपने हाँ। पूरी स्टडी करी है। फिर कॉलेज वगैरह कहाँ से? कॉलेज फिर मेरा सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही दिल्ली मेरा, यूनिवर्सिटी हाँ, से किया। खालसा कॉलेज था मेरा। तो बट मतलब जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब भी अचीव हो गई, जी। आपने सर्विसेज भी देनी स्टार्ट करी, बट समहाउ ये डिफ़िकल्ट नहीं हुआ होगा आपके लिए कि जॉब छोड़ के अपनी फैमिली को मनाना नहीं, कि मैं फैमिली में तो 90% बातें पता ही नहीं है। उनको पता है मालूम नहीं ही नहीं है है? कि मैं 5-6 जॉब में, अच्छा, तो हाँ। आज इस पॉडकास्ट के क्योंकि थ्रू तो शायद पता चल रीज़न जाएगी। ये है, देखो मिडिल क्लास फैमिली में क्या है, ये थिंकिंग है कि इस काम को वो करते हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं। हुँ, ये एक अवधारणा बनी हुई है। और हमारी जो फैमिली है वो शुरुआत से, मतलब मेरे जो दादाजी थे वो सरकारी प्रधानाध्यापक थे वो। हुँ, हमारे पिताजी भी लगभग प्रशासन में ही, और हुँ, वो एडवोकेसी कर रहे हैं पिछले 40 साल से। अच्छा, तो उनका मतलब रिलेटेबल ड्रीम होता है हर कि भाई ये भी ब्यूरोक्रेट में या इस तरीके के डिपार्टमेंट में जाए, और अगर पोटेंशियल है तो वो और एक्सपेक्टेशन हाई रहती है उनकी। हुँ, तो मैं शुरू से स्कूल टाइम से लेके और ग्रेजुएशन तक मेरी मतलब अनएक्सपेक्टेड मेरी रैंकिंग रही है। अच्छा, मेरी मतलब तब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, मेरी 7th रैंक थी, टॉप 13 स्टूडेंट सेलेक्ट करे थे, तो उन्होंने तेरे बच्चों को स्पॉन्सरशिप दी थी पढ़ाई के नेक्स्ट, ग्रेट। हाँ। तो इस एक्सपेक्टेशन से वो और थोड़ा सा खुश थे कि भाई ये चलो आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे, लेकिन हुँ, अब पता नहीं रहता ना चीज़ें कौन सी पिंच कर जाए और कहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाए। दिस इज़ मतलब आपने ये बात बिल्कुल सही बोली, दिस इज़ वेरी ट्रू क्योंकि ये भी एक मिथ बना हुआ है कि जिसका फ़िज़ीक अच्छा है, जिसकी बॉडी बनी हुई है, उसके अंदर बुद्धि नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं ये ऐसा। एक मिथ है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि कई लोग ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छा फ़िज़ीक वाला बॉडी बिल्डर है, तो शायद ये मतलब इसके पास और कोई काम नहीं होगा, तो ये आपने कर देखो लिया ये होगा। चीज़ तो सिर्फ मैंने आपके ही पॉडकास्ट पे शेयर की है। हुँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये कभी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि देखो 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक तो पेरेंट्स को ना आप जस्टिफाई करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। हुँ, मेरे इस प्रोफेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे हुँ, बहुत सारे समय तक, मतलब अच्छे खासे समय तक मुझे मतलब थोड़ा सा इसका अपोज जो ये आप बॉडी बियर बिल्डिंग करना का पड़ा है, करते हाँ। हैं। बिल्कुल, स्पेशली पिताजी को तो बिल्कुल पसंद नहीं हुँ, था, हुँ, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था वो अपने कलीग्स को बताए कि मेरा बेटा भाई जिम चलाता है। राइट। हाँ, तो उनको बड़ा कष्ट था। लेकिन 3-4 साल बाद जब अखबार में नाम आने लगा, हुँ, मेडल आने लगे, तो उनको हुँ, थोड़ा खुशी मिली, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनको लगता था कि कहीं न कहीं डिग्रेड है ये प्रोफ़ेशन। हुँ, अगर कई राइट, अधिकारी होते कि भई ये चलो एसएसपी है, एसपी है, तो उनको करेक्ट, थोड़ा-सा शायद प्राउड फ़ील ज़्यादा होता। करेक्ट, लेकिन करेक्ट। इसके पीछे भी एक कहानी है, शायद देखते हैं कभी आगे मौका लगेगा तो ज़रूर बताऊँगा कि क्यों मैंने इसको क्विट किया। अच्छा, हाँ। तो जैसे आपने अपने करियर की स्टार्टिंग मतलब करियर का मैं इसमें इसलिए ले रहा हूँ, करियर मतलब हो गया कोई पहला मेडल। क्या आप अपने पहले मेडल की स्टोरी शेयर कर सकते हो कि कहाँ लगा था और किस पोज़ीशन पे लगा था और बिल्कुल, कैसे था? मैं 2015 में सबसे पहले मिस्टर मथुरा भी हुआ था, हुँ, और 2007 से लगभग हम देखते आ रहे थे कि मथुरा लेवल की चैंपियनशिप होती हैं, भीड़-भाड़ हुँ, होती है, बहुत बड़ा नाम होता है। हुँ, तो हर किसी का ड्रीम होता है अगर इस प्रोफ़ेशन में एंटर करना है कि यार कम से कम एटलीस्ट उसके डिस्ट्रिक्ट का मेडल तो उसके पास होना ही हुँ, चाहिए। करेक्ट। तो मैं इसमें रनर अप रहा था। अच्छा, मेरा इसमें सेकंड प्लेस लगी थी। हुँ, तो 2015 से ये स्टार्टिंग हुई थी मेडल तो की। 2015 में आपका पहला मेडल आया था। तो उस टाइम आपने अपनी फैमिली को नहीं बताई थी वो चीज़? नहीं, फैमिली को पता थी, पता लेकिन थी। फैमिली इतना मतलब इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें थॉट्स बने होते हैं कि यार कहीं मेडिसिन तो नहीं ले रहा है, कहीं एनहेंसमेंट तो यूज़ नहीं कर रहा है, कहीं हुँ, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जा रही है बॉडी में, कहीं पता नहीं आगे फ्यूचर में दिक्कत आए। तो कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है। बिल्कुल करेंगे इस बारे में बात अभी आपसे आगे बिल्कुल करेंगे। प्लस मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा जब आपने सब करियर स्टार्ट किया, तो ऐसा होता है कि जब कोई भी इंसान फ़िटनेस फ़ील्ड में जाता है लाइक जिम में गया, तो उस टाइम पे उसको सही गाइडेंस कहीं नहीं मिल पाता और जिम ट्रेनर का चूज़ करना क्योंकि जिम ट्रेनर एक उसके लिए भगवान की तरह माना जाता है मेरे हिसाब से क्योंकि वो बिल्कुल। पूरी उसकी बॉडी को अपने जिम ट्रेनर को दे देता है उस टाइम पे। क्योंकि उसका जिम ट्रेनर अगर उससे ये भी कहेगा ना कि क्या कहते हैं आप पानी के मतलब गोलगप्पे खाओ आपकी बॉडी बनेगी तो वो उस टाइम पे वो भी फॉलो करने लग जाता है। तो जब आप पहली बार जिम में गए थे, तो क्या आपको सही गाइडेंस मिला था या आप भी एक ऐसी बिल्कुल अनाड़ी की तरह जाना और बिल्कुल कुछ टाइम तक बिल्कुल ऐसे ही मतलब करते रहना एक्सरसाइज़? एक्चुअली देखो जो नौसिखिया होता है ना,
वो ये सोच के चलता है कि मेरे सामने वाला जो मुझे बता रहा है ये मुझसे तो बेहतर जानता है, करेक्ट। तो इसलिए उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है वो। अब उसको खुद ही नहीं मालूम है कि ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, तो ये पॉइंट तो यहाँ ख़त्म हो जाता है कि सामने वाला यार पता नहीं कैसा है। ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप वो फेस क्रॉस कर जाओगे। अब इसके भी दो हैं कि जिन चीज़ों से मैं सीख के आया हूँ, जिन गुरुओं से, चाहे उनको जितनी भी नॉलेज थी, तो मैं ये नहीं कह सकती कि उनको कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि उनकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ स्टेप तो हासिल हुए। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें प्रोग्रेस की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। फिटनेस इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना डीपर डाइव, जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, आप जितना इसमें अपडेटेड रहेंगे, उतना ही आपके पास गुंजाइश है और सीखने की। राइट। क्योंकि हर 2 साल में ECSM गाइडलाइंस में रिसर्चेस होती हैं, बहुत सारे लोगों पे रिसर्च होती हैं कि उसकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग कि भाई इतने लोगों पे टेस्ट हुआ तो ये रिजल्ट्स आए, इतने लोगों पे ये रिजल्ट्स हुए तो ये टेस्ट है। तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि किस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बॉडी के मैकेनिज्म किस तरीके से रिवर्ट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म के पर्सन टू पर्सन क्या उसके फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। तो ये तब रहेगा जब आप उसको पढ़ते रहेंगे। करेक्ट। तो भैया लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग कि अगर कोई बंदा पहली बार जिम गया है तो उसे क्या ऐसी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आज पहली बार अपने बॉडी के साथ जिम में एंटर किया हूँ, तो मुझे ऐसी क्या बेसिक चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग के कुछ टाइम में ध्यान रखनी है, जिसके तो मुझे भूलना ही नहीं है बिल्कुल, कि ऐसी कोई कुछ टिप्स आपकी तरफ से अगर दे सके आप तो। देखो, सबसे पहली बात तो कि जब भी आप जिम में एंटर करें तो आपके पास एक विज़न होना चाहिए कि मैं जिम जा क्यों रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का गोल अलग होता है। ट्रेनर तो आपको सब चीज़ के लिए हाँ कर देगा। आप मिठाई की शॉप में चले जाइए, वो कभी मना नहीं करेगा कि मेरी ये मिठाई ख़राब है। ये तो आपकी पसंद है कि आप क्या चाहते हो। अगर आपका गोल फिटनेस में नॉर्मल फिटनेस है तो फिटनेस की डेफिनेशन अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए फिटनेस की डेफिनेशन है कि भाई हमें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारे लिए फिटनेस है। करेक्ट। कोई ओबेसिटी का शिकार है, उसको लेकर भाई मैं तो पतला हो जाऊँ, दिखने में लुक्स अच्छे रहें, अपीयरेंसेस अच्छे रहें, उसके लिए वो फिटनेस है। अगर कोई एडवांस लेवल का एथलीट है तो उसकी स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को एनहेंस करना है, उसके लिए वो फिटनेस है। तो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो इशू हैं वो 2 रहते हैं, या तो वो वेट लॉस करने जाता है या वो वेट गेन या मसल गेन करने जाता है। तो दोनों ही सिनेरियो में आपको एक बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि दोनों का जो फ्रूटफुल जो भी प्रोग्रेस होगी उसका जो मेन रीज़न है वो है फूड। अगर ट्रेनर आपका फूड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है इन कंपैरेटिव टू मेडिसिन एंड एनी सप्लीमेंटेशन और प्रोटोकॉल्स, इसका मतलब वो उसका निजी स्वार्थ नहीं है, वो सही अपने प्रोफेशन में लॉयल्टी दिखा रहा है। दूसरी बात यह कि अगर वो आपसे खुद इनिशिएट कर रहा है, आप 2 से 3 दिन एक तरीके का ट्रायल बेसिस पे समझ सकते हैं कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो अगर आपका ट्रेनर आपको मतलब एक आप लॉजिकली आपको अगर समझा रहा है तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और आपकी भी ड्यूटी ये बनती है कि आप उनसे डिस्कस करो। करेक्ट। क्योंकि आप जिम में एंटर करें तो आप उनसे पूछोगे, अगर वो बोलते हैं कि आपको सर की ट्रेनिंग लगानी है तो आपको पूछना है वाई, क्यों। सही बात। अगर वो बोल रहे हैं कि आपको पुश पुल मूवमेंट लगाना है तो आपको पूछना है क्यों। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्यों, और अगर ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न है। अगर इन चीज़ों का वो लॉजिकली आपको आंसर दे रहे हैं और उससे आप सेटिस्फाइड हैं, इसका मतलब आप सही ट्रैक में, आप सही जगह हैं। अगर उसको बेसिक चीज़ें ही नहीं मालूम है, वो सही एक्सरसाइज प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा है, वो टेक्निकली उस मसल्स को आपको बता भी नहीं पा रहा है, तो आप नौसिखिए के पास चले गए, जो कि भीड़ है। करेक्ट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जो कि आजकल मतलब बहुत कॉमन हो चुका है कि सस्ती जिम में चले जाओ, बॉडी तो वहाँ भी बन जाएगी, कईयों के दिमाग में रहता है, लेकिन पैसा तो वो 200-400 रुपये वाली जिम में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो बॉडी पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 90% लोगों का ये माइंडसेट है कि अगर वो एनहेंसमेंट लेंगे, इंजेक्टेबल्स लेंगे, मेडिसिन्स लेंगे, या कोई इस तरीके का सप्लीमेंट लेंगे जो ट्रेनर ने या किसी ने गाइड कर दिया, जो तुमसे बेहतर दिखता है, तो आप समझेंगे कि उसी से बॉडी बनी है। जैसे आप प्रमोशंस में देखते हैं कि ये प्रोटीन पी रहा है सामने वाला, कि भाई मैं अपनी प्रोटीन की फुल ये जो कवर करता हूँ इससे, आपको लगता है कि ये इसी से हुआ है, ये सच नहीं है। अच्छा। यूनिवर्सल ट्रुथ तो यही है कि फूड इज़ मेन की। चाहे आप कुछ भी करें, कोई भी किसी भी तरीके का एथलीट है, मैं मानता हूँ कि मेडिसिन आपको पुश देती हैं, हिट देती हैं, लेकिन 2 या 3% का उसका रोल है। वो भी तब है जब आप
सेचुरेट हो चुके हो आप, लगभग 8-10 साल की ट्रेनिंग आपको हो गई, एनहेंसमेंट की बात कर रहा हूँ। अर्ली एज में अगर आप लेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मतलब ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जो कई लोग कहते हैं कि जो 90% बॉडी है वो किचन में बनती है। नहीं, ऐसा ये भी सच नहीं है। 100% आपकी डिसिप्लिन होना चाहिए ट्रेनिंग में भी, ओके। फूड में भी, ओके। और रेस्ट रिकवरी में भी आपको उतना ही रोल रखना है। हम्म। अगर आप एक चीज़ पे ज़्यादा सरेंडर हो जाएंगे और बाकी दोनों चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, ये रूल अप्लाई होता है उन एथलीट्स के लिए जिनको 15 ईयर्स से अबव हो गए, ओके। क्योंकि वो ट्रेनिंग करते हैं 2 या 3 दिन की हफ्ते में, और उसमें भी वो मुश्किल से 30 या 40 मिनट का ही सेशन करते हैं। अच्छा। लेकिन वो जानते हैं कि उनको उस 30 से 40 मिनट कैसे हिट करना है। हम्म। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर वो ये चीज़ें ध्यान रखें कि फूड ही मेन की है किसी भी चीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए, तो शायद उसको भटकाव नहीं होंगे। तो जैसे कि अभी आपने एक टर्म यूज़ किया, रेस्ट सर्किट भी ज़रूरी है। बिल्कुल। और आज के टाइम में मैं क्या देखता हूँ कि मैं भी जिम जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो भी फैटी है या जो भी ओबेस है, उसका क्या रहता है सीधा सीधा कि मैं 1 घंटा जिम मतलब ट्रेडमिल पे कर लूँ और मैं पतला हो जाऊँगा। उसके पीछे मतलब क्या वो सही चीज़ है कि जो लोग मतलब सिर्फ रनिंग ही करते रहते हैं ट्रेडमिल पे, ट्रेडमिल को छोड़ते ही नहीं है, मतलब उनका बस चले तो वो पूरा पूरा दिन ट्रेडमिल ही करते रहे। और ट्रेडमिल पे करने का मतलब ये नहीं होता कि अच्छे से 3-4 की स्पीड पे ट्रेडमिल करेंगे और फ़ोन में हाथ में रखेंगे और रील्स स्क्रॉल हो रही हैं और वो ट्रेडमिल कर रहे हैं सिर्फ। नहीं, ये तो देखो हुआ कि वो टाइम पास कर रहे हैं। मैं उन लोगों की भी बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ चाहे वो सीरियस है कोई और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है उस चीज़ को लेके कि मुझे वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है। अब थोड़ा सा यहाँ टेक्निकली बात करते हैं। अगर मैं बॉडी का जो मैकेनिज्म है आपको वो बता रहा हूँ, कोई भी पर्सन अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है, मैं सिर्फ बात जिम की नहीं कर रहा हूँ, चाहे कार्डियो, ट्रेडमिल हो, क्रॉस चेन हो, एलिप्टिकल हो, साइकिल हो या वेट ट्रेनिंग हो, कोई भी हो, बॉडी में सबसे जल्दी जो जिससे आप परफॉर्म करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जिससे आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इज सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो पहले तो आपको 2 चीज़ें क्लियर रखनी है कि आपकी बॉडी किस तरीके से फंक्शनिंग कर रही है। दूसरा ये है कि कैलोरी डिफिशिट जब तक आप नहीं हो तब तक आपका ना वेट लॉस होगा ना आपका फैट लॉस होगा। अब उनको लगता है चलो कैलोरी डिफिशिट होने सुन लिया, इसका मतलब है कि मुझे खाना कम है और बर्न ज़्यादा करना है। तो वो जो बर्न करने की प्रोसेस है वो भी आपको थोड़ी बुद्धि से लगानी पड़ेगी। अगर आप 1 घंटे ट्रेडमिल कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझिए कि कार्बोहाइड्रेट ही बर्न कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस है, पहले कार्ब्स बर्न होगा, देन प्रोटीन, देन फैट, इस तरीके से प्रोसेस रहता है। तो जब आप थकने लगते हैं, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट आपके बर्न हो रहे हैं। और जब आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि एग्जॉस्ट हो गए हैं और आप ट्रेडमिल से उतर जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी से कार्ब्स बर्न हो गए, लेकिन आप फैट तक तो पहुँचे ही नहीं ना। करेक्ट। तो जब आपकी बॉडी कैपेबल है खुद से एफर्ट लगाने के लिए, तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। ओके। मशीन्स का सहारा आपको तब लेना जब बॉडी खुद से परफॉर्म करना बंद कर दे। तब आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में वो हेल्प करेंगे। आपकी बॉडी थक जाए और मैं आपसे कहूँ कि आपको 20 kg के डंबल से आपको रिपीटेशन लगाने, आप नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप में एनर्जी है तो आपको पहले वही हिट करना चाहिए। और स्ट्रेंथ और वेट ट्रेनिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेट लॉस में, फैट लॉस में और मसल गेन में, तीनों में। वो किसी को भी नहीं स्किप करनी चाहिए, चाहे आप सीनियर सिटीजन क्यों ना हो। वेट ट्रेनिंग मतलब उतनी ही कंपलसरी, मैंडेटरी है। ओके। ओके। पर सुपरविजन में। अगर आपको आइडिया नहीं है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कोच की हेल्प लेने में हिचके नहीं। ठीक है। देखो कोच भी, आप एक पॉइंट मैं अपना रखना चाहता हूँ यहाँ पे, कोच की फ़ीस देने में बड़ा संकोच करते हैं लोग। उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यही तो है। अगर उसने टाइम दिया है किसी चीज़ को, और आप अगर 3 साल में खुद से गलती करके अगर आप सीखेंगे, तो हो सकता है कोई आप ऐसी इंजरी कर बैठे जैसे जीवन में कोई एक्टिविटी ना कर पाए। बिल्कुल सही बात है। चलो मैं कह रहा हूँ कोई इंजरी नहीं हुई आपको, लेकिन 3 साल का समय तो लगा। करेक्ट। तो वो आपको वो गलती ही नहीं करने देगा जिससे आपकी कोई इंजरी हो सके या फिर आप में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हों। तो वो 3 साल का टाइम ड्यूरेशन आपको वो 9-10 महीने में आपको कवर अप करा देगा। और वो चीज़ें आप अडेप्ट कर लेंगे तो अपनी लाइफस्टाइल में उसको फॉलो भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो कोच को पे करने में आप हिचके नहीं, क्योंकि वही उसकी सोर्स ऑफ इनकम है। अब प्लस मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप किसी की गाइडेंस में कोई भी चीज़ करोगे, तो वो जो आपने लाइन बोली कि 3 साल की जगह वो 1 साल में भी हो जाएगा वो चीज़, और इंजरी होने के चांसेस ना के समान हो जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ का उसको पता है कि मैं क्या करा रहा हूँ और किस बंदे के लिए क्या चीज़ सही है।
तो दैट इज़ वेरी ट्रू। मतलब लोग अपने शरीर से खेल लेते हैं, वो पैसों को अहमियत दे देते हैं और वो उस पैसे को अहमियत देते हैं जो वो, मुझे लगता है कि जिम के टाइम पे मोमोज़ और चाउमीन में उड़ा देते हैं बहुत आराम से। लेकिन वो मेहनत करने जा सब रहे हैं। माइंडसेट का गेम है। देखो अगर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनसे 2,000 रुपये की फ़ीस नहीं निकलती 30 दिन के लिए, और उनसे मैं कहूँ ना कि तुझे 20,000 के सप्लीमेंट लेने, तो वो कर्जा करके भी ले आएंगे। एक बार भी मुझे एहसास नहीं होने देंगे कि वो कैसे लेके आए। करेक्ट लेकिन वो 2,000 रुपये की फ़ीस जो ईजिली कंफर्टेबली जो दे सकते हैं, उसको वो उनकी इच्छा ही नहीं करती उसको देने के लिए। ये एक माइंडसेट है और यही एक रीज़न को ग्रो ना करने का। करेक्ट क्योंकि सोच अगर ऐसी रहेगी तो आप कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। राइट। तो भैया एक चीज़ पे आएंगे स्टार्टिंग में। मैंने देखा है मोस्टली जो लोग होते हैं, जनवरी की स्टार्टिंग हुई, मतलब न्यू ईयर ख़त्म हुआ, न्यू ईयर की पार्टी हुई, न्यू ईयर का पहला रेजोल्यूशन एक ही होता है कि कल से मैं जिम जाऊंगा। बट होता क्या है कि जिम चले गए, जिम में जाने के बाद फर्स्ट डे तो बहुत बढ़िया गया, धीरे 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 उनका मोटिवेशन डाउन होता चला जाता है, उनको जिम करने की इच्छा ख़त्म होती चली जाती है और मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं करती कि मैं जिम में जाऊं और एक्सरसाइज करूं और अपने शरीर पर ध्यान दूं। तो उसका क्या रीज़न है मतलब? रियलिस्टिक गोल का ना होना। ओके। उनके पास रियलिस्टिक गोल नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ईगो लिफ्टिंग करने में लगे रहते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। जो मैकेनिज्म है, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चरल प्रोग्राम है, जो एक प्रोसेस है, वो उसको ना तो समझना चाहते हैं और ना उसको वो एंजॉय करते हैं। क्योंकि बॉडी बनाना कोई हलवा नहीं है, उसके लिए पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है और निस्वार्थ, चाहे आपकी मन है या नहीं है, मर्जी है या नहीं है, फिर भी आपको ट्रेनिंग करनी है उसी इंटेंसिटी से। आपको फूड खाना है वही, भले ही आपका मन नहीं है, आपके घर में 4 लोग हैं और 3 लोग वही मिठाई खा रहे हैं जो आपको पसंद है, फिर भी आपको कंट्रोल करके रखना है। अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको फिजिक्स चाहिए, तो उसके लिए असाधारण एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। और रियलिस्टिक गोल का मेरा मतलब है कि आप ये ना समझिए कि बॉडी बनाना है, फिजिक्स जो भी आप गोल जो लेके चल रहे हैं वो महीने 2 महीने का सिनेरियो है। ये प्रोसेस है, ये लाइफस्टाइल है। तो रियलिस्टिक गोल का इसमें मतलब हुआ, मतलब मेजर मीनिंग क्या हुआ रियलिस्टिक गोल का ये है कि आप जो भी गोल लेके जा रहे हैं, जो आप बता रहे थे कि जनवरी से जो एक प्लान करते हैं वही कि हमारा रेजोल्यूशन है, तो वो कोई महीने का आउटपुट नहीं है। वो रेजोल्यूशन जो आप लेके चल रहे हैं ना, वो सालों के प्रोसेस के बाद मिलेगा। ये एक रियलिस्टिक गोल है और उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आपको लगेगा कि एक ही दिन में या एक महीने में आपने जिम फाड़ दी है, जिम तोड़ दी, आपने एक्सेसिवली आपने ट्रेनिंग कर ली और आपने 20-20, 25-25 अंडे खा लिए, संभव ही नहीं है। मतलब एक साथ बल्क में अपने दिमाग में कुछ लेके मत जाओ। बॉडी बिल्डर सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं होता, वो एक सीकर भी होता है। ओके। क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें फेस करके चीज़ें सीखी हैं, तो वो बहुत उसमें पेशेंस, देखो बॉडी बिल्डर में सबसे मेन चीज़ है पेशेंस। करेक्ट। वो सारी चीज़ें जानता है, उसका अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है, तो वो इंसान भी कायदे का होगा। करेक्ट। तो अभी जैसे आपने बात करी ट्रेनर्स की और उसकी, जी, व्हाट आर द मेन साइंस ऑफ अ गुड ट्रेनर? मतलब मैं जिम में चला भी गया और मैंने एक ट्रेनर भी हायर कर लिया जो कि मेरे को दिखने में बहुत अच्छा फिजिक वाला बंदा मिला, कि बहुत दिखने में सुपर हिट है, उसकी 6 फुट हाइट है, मसल्स वगैरह अच्छी बनी हुई है। तो व्हाट आर द मेन साइंस की, मतलब कि मैं पता कर सकूं कि ये ट्रेनर सही है? मुझे पता है कि सिर्फ बातों से नहीं हो पाएगा या मैं जाते ही नहीं पहचान पाऊंगा उसको, तो कुछ ऐसे मेजर साइंस हैं जिससे हम पहचान सके बिल्कुल। एक टाइम बाद कि ये ट्रेनर ठीक है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको खुद भी अवेयर होने की ज़रूरत है। ओके। आपको जब खुद ही नहीं मालूम होगी तो ट्रेनर कुछ भी बोलेगा तो आप उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि खुद एक बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, एक प्रोसेस क्या होता है, ये आपके जो माइक्रोज मैक्रोज न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आपको जब बेसिक्स खुद ही नहीं मालूम होंगे तो आप क्रॉस कैसे करेंगे उसको? भाई वो कुछ भी गलत बता दे, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं मालूम है तो आपको ये लगेगा ना कि ये सच बोल रहे हैं। तो साइंस तो यही है कि पहले वो साइंस पहले आपको थोड़ा बहुत आपको मालूम होनी चाहिए। करेक्ट। ये तो किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए आप, मैं मान के चलिए रजिस्ट्री कराने चला गया, आपको खुद ही नहीं मालूम है
कि जगह की मालियत पे कितने % का स्टाम्प लगेगा। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए ना, ये तो यूनिवर्सल है भाई, ये तो सरकार ने बता रखा है। राइट। अब आप नहीं जानना चाहते हैं, इसका मतलब आप खुद लापरवाही कर रहे हैं, तो फिर तो फंसेंगे आप। और कोई भी मौका नहीं छोड़ता मौके पे चौका लगाना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर वो आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करता है कोई ट्रेनर, या आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है, तो वो उस केस में ज़रूर हो सकता है कि वो मेहनत कर रहा है और आप उसको उसका पे नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आप उससे बात करिए सीधे सीधे कि भाई मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे चीज़ें हेल्दी वे में चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो नहीं करेगा ऐसा काम। मतलब इससे जिम में जाने से आप पहले इसका सीधा सीधा एग्जांपल ना, आप इंडियन मार्केट में जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है उसको ले सकते हैं। आप बताइए ना कि 1000, 2000, 3000 में क्या प्रोटीन आ रहा है, क्यों मार्केट में, क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। उनको मालूम है ना, इसको टेस्ट दे दे और इसको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट डजंट मैटर कि हाउ मच प्रोटीन इन सप्लीमेंट्स। करेक्ट करेक्ट। तो बाहर के जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो अपने रेट्स क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं? आइसो 100 10,000 रुपये का है, और आइसोलेट प्रोटीन 3,500 का भी इंडियन मार्केट में। राइट। तो उनको मालूम है। ठीक है। तो अभी हम लोग जिम में अपनी ही बात करते हैं। लाइक मैं फर्स्ट टाइम जिम गया हूँ, तो क्या हमारा अपीयरेंस का इसका मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, मैंने लोअर पहना हुआ है, मैंने शूज़ पहने हुए हैं, क्या वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है चीज़ों पे, मतलब मेरी मेहनत पे? अगर यही चीज़ अगर मैं चप्पल पहन के और जीन्स पहन के जिम चला गया, क्या ड्रेस भी मैटर करती है आपकी बहुत प्रोग्रेस मैटर में? करती है, बहुत मैटर करती है। देखो, हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि जूते ढांढस बनाते हैं। जब आप जूते बांध रहे होते हैं, आप बैग लेके, तो माइंडसेट ना आप घर से लेके चलते हैं, और वो माइंडसेट बनता है आपके अटायर से। ओके। आपके पास बैग होना चाहिए, उस बैग में आपकी टॉवल होनी चाहिए, बॉटल होनी चाहिए, जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स और गियर्स हैं वो ज़रूर चाहिए। और उसके बाद जब आप अटायर होगा तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों से। आप जब मिरर में सामने देखेंगे ना कि आप क्यों आए, तो उस मिरर भी आपको रिप्लाई करेगा कि हाँ यार, तू फिटनेस के लिए आया है। अगर तू चप्पल में आया तो इसका मतलब तू सीरियस ही नहीं है। करेक्ट। और उसके पीछे रीज़न है। जूते आपको स्टेबिलिटी देते हैं, ओके। इसलिए जूते पहनने। चप्पल आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगे। तो इनके पीछे ये रीज़न है। टी शर्ट आपने इसलिए पहनी क्योंकि वो स्ट्रेचेबल है। आपको मूवमेंट करने में, आपको फ्लेक्सिबल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। आप अगर जीन्स पहन के जाएंगे तो आप कैसे स्क्वाट लगाओगे? करेक्ट। तो ऑर्गन्स को, जो आपके जो मसल्स हैं, उनको जब एयर ही नहीं मिलेगी, वो स्ट्रेच मोबिलिटी नहीं मिलेगी, तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे कोई भी एक्सरसाइज? तो ये रीज़न है इसके पीछे। तो आप पहले तो इन चीज़ों पर डिसिप्लिन लेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा इंटेंसिटी का। राइट। तो ये तो अभी हमने बात कर ली अपीयरेंस की, बट मैं अगर बेसिक एटिकेट्स पूछूं एक जिम के, क्योंकि आप एक जिम के ओनर भी हैं, तो अगर मैं एक बेसिक एटिकेट्स पूछूं एज ए क्लाइंट, एज ए मतलब फिटनेस पर्सन मैं अगर जा रहा हूं, तो व्हाट आर द बेसिक एटिकेट्स द पर्सन शुड हैव इटसेल्फ? देखो, अगर आपको खुद को प्रोग्रेस करना तो ईगो को तो घर पे रख के आइए, सबसे पहली चीज़। अच्छा। तो और वो चीज़ दिखती है आपकी बातों में। आपके जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो ट्रेनर से हो, चाहे किसी अदर क्लाइंट से हो, वो आपका बिहेवियर जस्टिफाई करते हैं। दूसरी बात, वो चीज़ आपकी ट्रेनिंग में भी दिखेगी। अगर आपको लगता है कि आप सीखने आ रहे हैं, तो फिर आपको सरेंडर होना पड़ेगा। ओके। आप फिर वहाँ अपना ईगो लगा देंगे, नहीं मैं तो जानता हूँ जी, या मैंने देखा हुआ है, मैंने यूट्यूब से या मैंने सोशल मीडिया से, जी मैं तो नहीं पूछूंगा, और मैं तो जी ऐसे ही करूँगा, कभी प्रोग्रेस नहीं होगी। ओके। किसी भी डिपार्टमेंट में आपको प्रोग्रेस करनी है, अपने से सीनियर या अपने से कुछ ही आपको जो मानते हैं, जिनसे सीखने हैं, उनके ऊपर सरेंडर करना पड़ेगा आपको। ईगो को साइड बिल्कुल, कोई मतलब ही नहीं है। और कोई फील्ड हो, इससे मतलब कोई भी फील्ड हो। करेक्ट, सच बात है ये तो। क्योंकि कई बार यही होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई मैं क्यों पूछूं, मतलब मैं शायद घट जाऊंगा इसको पूछने से। तभी तो वहीं के वहीं है वो, और डिग्रेड भी हो जाते हैं। करेक्ट, मतलब गलत कर करके वो उसी। बिल्कुल, कोई बात ही नहीं करेगा ना। अगर कोई क्लाइंट बदतमीजी करेगा, मैं ये कह रहा हूँ, कोई बंदा सेट ले रहा है और सेम एक्सरसाइज कोई दूसरा बंदा भी लगा रहा है, अगर वो पूछता है कि आपका सेट हो गया, भले ही उसका नहीं हुआ, तो एक जेंटल वे में उसको रिप्लाई कर देना चाहिए कि आप पहले आप ले लीजिए। तो इन फ्यूचर कभी भी उसको भी ज़रूरत पड़ सकती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वैसे वर्षा है। सही बात है। तो ये तो एक बेसिक एटिकेट आपने बोल दिया कि ईगो को बिल्कुल साइड ईगो नहीं रखना होना है। चाहिए, और कोई ये सबसे बड़ा एटिकेट्स है। बाकी आपको जिम अटायर कोच की सुननी चाहिए आपको। अगर वो 2 शब्द कड़वे बोल देता है, तो उसको एज ए लर्निंग चैप्टर के तौर पे आप उसे समझिए। ओके।
मतलब कोई बात उसकी बुरी नहीं लगनी चाहिए आपको, टीचर की कोई या कोच की बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, वो आपके हित के लिए ही कोई बात कर रहा है। और दूसरा ये कि अगर वो सारी चीज़ें हैं कि सिर्फ ईगो के अलावा आपका बिहेवियर भी जस्टिफाई करता है कि आप किस तरीके के हैं। तो ये कह सकते हैं कि मतलब एक्सरसाइज इज़ नॉट ओनली अबाउट कि वहाँ जाके जिम में डंबल उठा लिया, वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती। एक्सरसाइज और फिटनेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर, डिसिप्लिन। देखो आप सोशल मीडिया चल ही रही है, आप तमाम रील्स आती हैं, आप मुझे एक रील्स बता दीजिए कि किसी बॉडी बिल्डर का झगड़ा हो जाता हो किसी जगह, करेक्ट, किसी बॉडी बिल्डर ने खामा खा कोई झगड़ा कर दिया हो, सही बात है। अनटिल अनलेस उसकी फैमिली पे कोई बात नहीं हो, अदरवाइज वो हमेशा अवॉइड करेगा, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस है, उसकी जो बॉडी बनी है ना वो पेशेंस से बनी है, वो जानता है कि समय की वैल्यू क्या है और इसके क्या परिणाम होंगे। ड्रॉबैक्स बिल्कुल पता है। करेक्ट करेक्ट। तो अगर वो अपने साथ ईगो लेके चले, पहली बात तो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, ईगो लेके चलेगा तो फिर क्या ऐसे कैसे काम बनेगा। तो मतलब अगर एक फिटनेस पर्सन है जो जिम अच्छे से रेगुलर जाता है तो उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती होगी, मेरे को तो ऐसा मतलब। क्योंकि बॉडी डिसिप्लिन से बनी है ना, तो डिसिप्लिन इन ईच सेंस, करेक्ट चाहे पढ़ाई हो, करेक्ट। रिश्तेदारी हो, बिहेवियर हो, बात करने का तरीका हो, वो सारी चीज़ें उसमें दिखेंगी, झलकेंगी, चाहे खाना खाने का तरीका हो। बिल्कुल सही बात है। हाँ आलसी होते हैं, वो घर के आप बोल दे बकेट उठानी है उसको या कोई काम बताना है तो वो आलसी है, लेकिन वो सिर्फ माँ बहन के लिए आलसी हैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दुर्गेश भैया थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे पास, मैंने जब क्या कहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस के लिए डाला था तो कई बहुत लोगों के फिटनेस को लेके तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने उसका कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक बिगिनर के लिए मैं तीनों लेवल का बात करूँगा। एक बिगिनर, ऑल्दो एडवांस लेवल तक तो पता चल जाता है सबको, लेकिन एक बिगिनर के लिए और एक इंटरमीडिएट के लिए आप थोड़ा सा बाइफर्केशन दे सको कि एक ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज क्या होती है और इस ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्डियो कितना होना चाहिए, वेट ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए और फ्री वेट्स और बॉडी वेट वर्कआउट कितना होना चाहिए। तो एक बिगिनर की सबसे पहले बात करेंगे। अगर आपका कॉम्पिटिटिव कोई गोल नहीं है, मतलब जो कि एडवांस एथलीट का होता है, अभी हम फिलहाल भी नॉर्मल तो बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए सेम प्रोटोकॉल्स हैं। ओके। देखो वैसे तो 1 घंटा लेके चलता है, 1 घंटे में आप 20 मिनट का रेस्ट हटा दीजिए, तो 40 मिनट्स आर सफिशिएंट फॉर एन एवरेज फिटनेस। ठीक है। तो वो जो 40 मिनट्स हैं वो आपको सीरियसली फॉलो करनी है। अब उसमें क्या है कि आपका जो रेस्ट बिटवीन द सेट है उस पर आपको फोकस रखना है। ओके। अगर आइसोलेशन मूवमेंट अगर कोई कर रहा है तो 45 to 60 सेकेंड्स आर इनफ। ठीक। अगर कंपाउंड मूवमेंट कर रहा है तो 90 to 120 सेकेंड्स आर इनफ। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करना चाहूँगा। आइसोलेशन और कंपाउंड को थोड़ा आप मतलब आइसोलेशन जो आपकी सिर्फ सिंगल मसल को हिट करती है, जैसे कि केबल क्रॉस ओवर है, ओके। हाँ डम्बल कर्ल, इस तरीके की। कंपाउंड मूवमेंट जो होती है, आप जो 2 से ज़्यादा किसी एक मूवमेंट को करने से 2 या 2 से ज़्यादा मसल इंगेज होती हैं। ओके। जैसे कि बेंट ओवर रो, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच, इस तरीके की एक्सरसाइज होती हैं। तो okay. इनमें बॉडी थकती ज़्यादा है तो आपको रेस्ट के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ठीक है। तो बेसिक जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो 40 मिनट्स में आपको स्ट्रेंथ का वर्कआउट कवर कर देना चाहिए। और अगर आप फैट लॉस की तरफ हैं या आपका गोल फैट लॉस है तो आपको उसके अलावा आपको पूरे दिन भर की दिनचर्या भी बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसमें आप आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, आप स्टेप्स भी कवर कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हो, और मेन इंपॉर्टेंट आपको कैलोरी डिफिशिट जो आप फूड ले रहे हैं वो भी वर्कआउट का एक हिस्सा है। करेक्ट। क्योंकि अगर आपको गोल अचीव करना तो आपको उसके लिंक करना पड़ेगा। तो दुर्गेश भैया, जैसे कुछ आजकल के लोगों की बिजी लाइफ सो कॉल्ड, तो उस एक बिजी लाइफ में से ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम मतलब सेट है कि इसी टाइम एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा? नहीं, कभी भी पूरे दिन में आपने देखा होगा वो जितने भी फॉर एग्जांपल बॉलीवुड स्टार्स हो गए या कोई बाहर कहीं गए हुए हैं, कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में गए हुए हैं, कहीं जो भी है, उनको जब टाइम मिलता है वो तब एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि उनका कंसर्न फिट रहने के साथ साथ उनको ये भी है कि मुझे बीमारियों से दूर रहना, मुझे जो बॉडी को जो फंक्शनिंग उसको एक्टिव रखना है। तो उसको बॉडी को नहीं मालूम ना कि क्या दिनचर्या है, बाहर कितने बज रहे हैं, ये तो हमने अपने माइंडसेट से बनाया है। करेक्ट। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। अब एक्चुअली क्या है कि 10 to 5
कि हमारी जो वर्किंग आवर्स होते हैं ये एक फिक्स हो गए हैं। तो अब हमने क्या कर दिया कि इसको एक अलग एक्टिविटी बनाने के लिए कि भाई या तो 10 से पहले करो सुबह या 5 बजे के बाद करो, पर ये कोई नियम नहीं है। अच्छा, ये हमने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया है। मतलब अगर एक इंसान नॉर्मल एक्सरसाइज मतलब जब समय मिले कर तब सकता करना चाहिए, जैसी आपकी स्थिति, जैसी परिस्थितियाँ हैं, जैसी आपके पास अवेलेबिलिटी है कोई भी, आप वैसी एक्टिविटी करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम करिए, आप बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी आपको, स्विमिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं। ठीक है। तो दुर्गेश भैया, जैसे बॉडी के लिए सबसे मेरे को लगता है मेन होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़, जो हमारे हार्ट को अच्छा रखे। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी, अगर कोई बंदा जिम नहीं जा रहा तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसी एक्टिविटीज सजेस्ट कर हज़ारों सकते हैं? एक्सरसाइज हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। आप बर्पीज लगा सकते हो, माउंटेन क्लाइंबर लगा सकते हो, जंपिंग जैक लगा सकते हो, जंप्स लगा सकते हो, हाई नीज लगा सकते हो, मल्टीपल बहुत सारी एक्सरसाइजें। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं। अगर आप बहुत ही बेसिक बिगनर लेवल पे हैं तो आप फ्लोर एक्सरसाइज से परफॉर्म करिए। सिंगल लेग कर लो, सिंगल लेग लिफ्ट हो गई आपकी, साइड लेग लिफ्ट हो गई आपकी, डंकी किक्स हो गई, आप जंप्स लगा सकते हो टोज पे, जंपिंग जैक्स लगा सकते हो, फॉरवर्ड बैंड, ट्विस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ आप घर पे कर सकते हैं। ओके। इसके लिए किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। राइट। और रही बात कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ की, तो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी सिर्फ आपकी कार्डियक हार्ट को ठीक नहीं रखती है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी बेटर इम्प्रूव करती है वो। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रनिंग इसमें हेल्प करती है। मेरे को रनिंग को लेके बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आज मैं थोड़ा इसको हंसी मजाक के रूप में भी अगर आप ले सकते हो, एक्चुअली आज ही मैं अपने घर पे डिस्कस कर रहा था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऊपर वाले ने जितनी सांसें लिख रखी हैं आप उतनी ही सांसें ले पाओगे। तो मैं ऐसी मजाक कर रहा था कि मैं नॉर्मल अभी ले रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ज़्यादा सांस ले लूँगा, अगर मैं भागूंगा तो मेरी सांसें ज़्यादा जल्दी जाएंगी। नहीं, इसके पीछे एक साइंटिफिक भी है। हाँ, देखो, तो वही आपने मैं जानना चाहूँगा। जो डॉग्स होते हैं ना, वो बहुत तेज़ हाँफते हैं, वो बहुत तेज़ सांस लेते हैं, इसलिए आप उनकी एज कम होती है। अब उसके अपोजिट में कछुए को देखिए आप, या उस ऐसे जीव को देखिए जो बहुत देर में सांस ले रहा है, उनकी एज ज़्यादा होती है। बच्चे जो होते हैं वो बहुत, उनकी हार्ट रेट बहुत तेज़ होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं जैसे जैसे। और जब एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसमें आपको समझ में आएगा कि HRR और MHR, हार्ट रेट रिजर्व एंड मैक्सिमम हार्ट रेट, तो इस तरीके से हम इनको बिलीव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक अलग तरीके से। दूसरा ये कि जो आप कह रहे थे कि रनिंग जो इशू बता रहे हैं आप, देखो रनिंग डिपेंड करता है, फिर भी यहाँ एक लेवल की बात आ जाती है। अगर कोई मैराथन रनर है तो उसके तो प्रोटोकॉल्स हैं भाई, उसको तो एक स्पीड मेंटेन करके रखनी है और एक डिफ़िकल्टी लेवल है, उसको भाई 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर उसको भागना ही भागना है, एक कांस्टेंट स्पीड से। लेकिन अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं या आप मसल गेन जो भी कर रहे हैं तो भागने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, आप एक ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो 130 BPM आपकी हार्ट रेट रहनी चाहिए मिनिमम। और सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं तो आपको अपनी चलने की स्पीड ऐसी रखनी है कि आप किसी से बात ना कर पाएँ। ओके। मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में आपको वॉक करना है कि आप किसी से बात ना कर पाएँ। और इससे और इजी कर देता हूँ आपको, 1 मिनट में 100 कदम होने चाहिए। ओके। तो ये तो आपने बिल्कुल मतलब हर तरीके से बायफरगेट कर दिया कि आप, ये बेस्ट है फैट लॉस के लिए, आपकी कार्डिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी ब्रेन, आपकी ब्लड की सप्लाई को एक्टिव करने के लिए, और मसल गेन में भी ये सब में अप्लाई होता है। एक बहुत बड़ा मतलब मेरे मन में मिथ है कि अगर मैं कार्डियो करता हूँ तो मेरी मसल गिरती हैं, ऐसा कुछ होता है? इट डिपेंड्स। ओके। जैसे कि अगर आप, जैसे मैंने बताया कि आप रनिंग करेंगे, अगर आप जैसे स्ट्रेंथ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ वॉक करना है। अगर आप उसके बाद रनिंग करेंगे आधे घंटे की तो आप मसल लॉस कर जाएंगे, क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो डिप्लीट होने लग जाएगा। आपको वो रिजर्व करके रखना है, आपको वो परफॉर्म करना है जहाँ तक फैट लॉस कर सकें, फैट बर्न कर सकें। मतलब एक तरीके का ही समझिए जैसे आप फैट को ही एनर्जी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक्सेसिवली बॉडी एफर्ट लगाएगी, मतलब आप रनिंग कर रहे हैं, तो ये आपने माइंड ने डिसाइड किया ना कि बॉडी ने, और अगर माइंड ने डिसाइड कर लिया कि आप रनिंग कर रहे हैं तो वो बॉडी आपको परफॉर्म करने के लिए सारे हथकंडे लगा देगी। अब चाहे फैट है चाहे बॉडी से एनर्जी है, तो मसल में ग्लाइकोजन बना रहता है। जब बॉडी से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तब मसल उसको प्रोवाइड करना शुरू करती है। ओके। तो मसल लॉस होने के चांसेस हैं अगर आप रनिंग करते हैं।
आप अगर वॉक करते हैं, और कुछ फैक्टर मैटर करते हैं कि आपके न्यूट्रिशन इंटेक कैसे है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक बहुत सुपर्ब है, मतलब ट्वाइस और अप्रॉक्स थ्राइस अगर आपका है बॉडी वेट से, तो चांसेस कम है। कितना रहना चाहिए एक नॉर्मल इंसान के लिए, मतलब एक नॉर्मल फिटनेस बंदा करना चाहता है, एक नॉर्मल फिजिक मेंटेन करना चाहता कोशिश रहे डबल तो रहे। है, डबल? फीमेल के लिए यहाँ सिंगल 1.73 1.6 के आसपास रहना चाहिए, और मेल के लिए लगभग ट्वाइस तो होना ही है। ट्वाइस होना ज़रूरी है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन था मेरे पास। एक इंसान जिम में एक्सरसाइज करना रूटीन स्टार्ट कर दिया उसने, और काफ़ी टाइम तक 6 महीने तक उसने विद ट्रेनर एक्सरसाइज करी, और काफ़ी उसको अच्छे से समझ में आ गई सारी चीज़ें। तो व्हाट्स द ड्यूरेशन टू कीप द ट्रेनर विद दैम? ट्रेनर इन द सेंस मैं पर्सनल ट्रेनिंग की इस वक्त बात कर रहा हूँ, कि एक ऐसी क्या ड्यूरेशन ऑफ पीरियड होना चाहिए, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, कि वो पर्सनल ट्रेनर, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि पर्सनल ट्रेनर की कॉस्ट ज़्यादा होती है और नॉर्मल जिम की कॉस्ट कम होती है। तो हर कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कि लाइफ टाइम के लिए पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड कर सके। तो एक ऐसी क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए कि उस ड्यूरेशन के लिए उसे पर्सनल ट्रेनर अपने पास रखना चाहिए, और उसके बाद वो अपने पर्सनल ट्रेनर को कह सकता है कि अब मैं अपने आप जिम कर सकता टू हूँ। अचीव फिटनेस और समथिंग। जस्ट मैं इस वक्त नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल फिटनेस बंदे के लिए बात कर रहा हूँ, जो एक नॉर्मल यहाँ फिजिक डिपेंड करता है पर्सन की अडेप्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है। अगर उसको, क्योंकि मेरे पास हर तरीके के लोग हैं, तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 साल हो गए पर्सनल ट्रेनिंग में, लेकिन आज भी अगर मैं उनसे बोल दूँ कि उनको बेंट लेटरल रेज लगानी है तो वो नाम नहीं नहीं लगा पता पाते। होगा। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो टोटली सरेंडर हो गए। सरेंडर इन द सेंस कि उन्होंने दिमाग लगाना ही छोड़ दिया। डिपेंडेंट उन्हीं पे होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सीखने आते हैं, हम्म। तो अगर उसकी एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है तो मुझे लगता है कि 6 महीने भी काफ़ी हैं। ओके। उसके बाद वो मेंटेन कर सकते हैं चीज़ों को। हाँ, अगर उनको कोई थोड़ी 19-20 चीज़ें हैं, कोई कंफ्यूज कर रही हैं, कोई उनको नहीं प्लानिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो इतना तो ट्रेनर आपको गाइड कर देगा कि हाँ आप कुछ कंफ्यूज है तो ये नहीं, आप इस तरीके से रखिए। और अगर आपने चीज़ें अडेप्ट कर ली हैं तो आपके लिए सारे सी चीज़ें आपको। तो मतलब एक 6 महीने के ड्यूरेशन इस हाँ, कह मिनिमम सकते होना हैं चाहिए कि अगर बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, कोई कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से आप कर रहे हैं, तो जो इसका तो कोई अंत नहीं। जब तक आप जिएंगे तब तक आपको ट्रेनर रखना है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल के जितने भी एथलीट हैं वो भी अपने कोच पे डिपेंड रहते हैं। वो खुद से दिमाग नहीं लगाते कि मुझे क्या लेना क्या नहीं लेना। तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस राउंड से हटते हैं, और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि कोई ऐसा, कोई आपके पास, मैं नाम नहीं पूछूंगा यहाँ पे आपसे किसी भी क्लाइंट का, कि जो आपको बड़ा फ़नी लगा हो अपने करियर में, कि ये बड़ा फ़नी मोमेंट रहा, मतलब किसी क्लाइंट के साथ, कि कुछ ऐसा उसने किया हो, या कुछ ऐसी कोई ऐसी आपकी याद हो कि मतलब उसने कुछ फ़नी मोमेंट क्रिएट कर दिया हो वो हर दिन एक्सरसाइज को होते हैं लेके। जिम में, कुछ ना कुछ ऐसे होते रहते हैं। एक आध आप शेयर करो ज़रा। मतलब अब जैसे कि लेग प्रेस एक एक्सरसाइज है, तो लेग प्रेस पे उनसे बोलते हैं, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मशीनरी के थ्रू ही होती हैं, तो उन पे क्या हैवी वेट्स परफॉर्म करना होता है, क्योंकि मशीन वेट से उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। और हैवी वेट्स का मतलब होता है कि आपकी बॉडी वेट से ऊपर का वेट होना चाहिए एटलीस्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि वो 2.5 kg का वेट लगा रहे हैं, उसमें 2 kg का वेट लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और चप्पलों से भाग रहे हैं, कभी नंगे पैर भाग रहे हैं, बहुत सारे। ये तो इसका तो हर दिन ही होते हैं केस। वो उसी टाइम का एक जो मोमेंट बनता है वो तो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि मतलब जो चीज़ होनी चाहिए वो वैसे ही कर ही नहीं रहे, और वो लगे पड़े हैं उस चीज़ में। हाँ, और उनको बोलो कुछ और करते कुछ और हैं। एक आजकल मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है कि जो आई गेस वो बेंट ओवर रो वाली एक्सरसाइज का पोस्चर के ऊपर बहुत सीन बनता है, कि पोस्चर आज के टाइम में बहुत नॉर्मली इंसान सही नहीं, करेक्ट नहीं कर पाता। बेंट ओवर रो ही है उसका एक्सरसाइज का नाम, जिसमें कई बार मैंने मीम्स में भी देखा है, जो डॉगी पॉटी कर रहा है वैसा वाला पोस्चर बना हुआ है कई लोगों का, जो मतलब पोस्चर बॉडी का स्ट्रेट होना चाहिए वो स्ट्रेट नहीं रख पाते बैक हैं। कर्व हो जाती है जिसमें। हाँ, वो बेंट ओवर रो ही हाँ, एक्सरसाइज। बेंट ओवर हो, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिनमें फॉर्म आउट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो देखो, अब फॉर्म आउट होने के चांसेस इसलिए क्योंकि आपने ना डायरेक्टली लोड फेस पे काम किया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने, हो सकता है कि ट्रेनर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई चल भाई पहले दिन या दूसरे दिन ही चल तो स्क्वाट लगा दे ज़्यादातर। लेकिन अगर वो थोड़ा सा क्वालिफाइड है वो, तो वो आपको डायरेक्टली लोड्स
पे काम नहीं करेगा। सबसे पहला जो फेज़ होता है वो स्टेबिलिटी मोबिलिटी होता है। ओके। वो पहले आपके असेसमेंट देख के चेक करेगा कि आपके बॉडी में कहीं नॉर्मल लाइफस्टाइल की वजह से कोई ऐसी दिक्कतें तो नहीं हुई कि अगर मैं आपसे कुछ परफॉर्म कराऊँ तो वो इंजरी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि पैरों में कहीं सुपनेशन प्रोनेशन तो नहीं है, आपके निकल्स विजिबल तो नहीं है, आपके शोल्डर रोटेटेड तो नहीं है, आपकी स्पाइन की जो पोस्चर है वो कैसा है, लॉर्डोसिस है, काइफोसिस है, सोए बैक है, फ्लैट बैक है, स्कॉलियोसिस है। तो वो पहले आपको असिस्ट करेगा। अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं देन फर्स्ट फेज इज स्टेबिलिटी मोबिलिटी। अब वो आपको परफॉर्म करके देखेगा कि स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, मोबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है। देन मूवमेंट ट्रेनिंग आएगी कि चल भाई अब तो स्क्वाट लगा। अगर उस एक्सरसाइज को करते समय कोई दिक्कत नहीं हो रही तब थर्ड फेज आएगा आपका लो ट्रेनिंग। ओके। लेकिन इन जनरल हम जिम में क्या करते हैं, चल भाई तू ये वो लगा ले, तू वो ये लगा ले, पहले देखते लो कि वो लायक है कि नहीं है। तो ये एक साइन हो सकता है एक अच्छे ट्रेनर का, अगर वो आपको इन सब चीज़ों पे वर्क करवा रहा है बिल्कुल। स्टार्टिंग में। अगर आपके पहले पोस्चर को डिफाइन करना चाहिए, पोस्चर एक अच्छा पोस्चर होना कभी चाहिए। गलत हो ही नहीं सकता अगर आप इस स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो। करेक्ट करेक्ट। तो कुछ पोस्चर तो मैंने देखा है आजकल इंडियंस में बहुत ज़्यादा ही दिखते हैं। एक नॉकनी की प्रॉब्लम आज के टाइम में हर देखो किसी। ये ना लाइफस्टाइल की वजह से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा शोल्डर रोटेटेड रहते हैं, हाँ, राउंड शिफ्टेड शोल्डर्स रहते हो हैं। गए। वो क्यों रहते हैं? आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो बैक कैरी करते हैं वो एक ही कंधे पे करते हैं। करेक्ट हम कहीं जा रहे हैं एक ही कंधे पे बैग है तो लोड शिफ्ट हो गया ना एक तरफ से। लोड शिफ्ट होने का मतलब आपके ग्लूट पे नी पे एक तरफ लोड आ गया, करेक्ट। तो आपका पोस्चर इस तरीके से हो जाएगा। तो इस बेटर है कि आपको क्रॉस शोल्डर बैक कैरी करना चाहिए। मतलब ये कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे रीज़न है अलग अलग दिक्कतों के। शूज़ सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं। बस वहीं उसी पॉइंट पे आने वाला था। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शूज इन हाँ, योर लाइफ? शूज़ का ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डिसाइड कर दी कि आपको किस तरीके के शूज़ रखने चाहिए। आपका अगर फ्लैट फुट है तो आपको किस तरीके के शूज़ रखने हैं। आप अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको फ्लैट फुट रखने हैं या हार्ड सोल वाले आपको शूज़ रखने हैं। अगर आप रनिंग शू करके अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो 99% चांसेस है आपको इंजरी होने के, क्योंकि बॉडी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो स्पंजी आपको बैलेंस ही नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ, रनिंग शू है, आप रनिंग शू पहनिए। आपको रनिंग करनी है, आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करनी है तब आप रनिंग शू पहन सकते हैं। तो यहाँ से भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और ज़्यादातर बेस से ही दिक्कतें शुरू होती हैं। नी नॉकिंग की जो दिक्कत है वो भी पैरों से ही दिक्कतें शुरू होती है। ये चीज़ मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैं जब जिम जाता था तब मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मेरे जो सीनियर थे वो जिम करते थे तो उनके एक शूज़ अलग थे, बाहर से आए तो शूज़ अलग हैं, अंदर जिम में अलग शूज़ हैं। तो हम कई बार कहते थे यार ये बड़े पागल हैं यार, इतने सारे शूज़ के पेयर्स क्यों रख रखे हैं इन्होंने। बट ये धीरे धीरे जब आपने बोला ना कि रिसर्च करी, स्टडी करी, तो शूज़ तो एक ऐसा रोल प्ले करते हैं हमारी फिटनेस जर्नी में जो शायद एक्सरसाइज भी इतनी नहीं करती जितना शूज़ का। प्रॉब्लम ये है ना कि चलो शूज़ को लेके, अब जैसे मैंने इससे पहले फेसेस की बात करी थी कि भाई स्टेबिलिटी मोबिलिटी, अब अगर इशू है किसी को फॉर एग्जांपल तो उस इशू को ठीक करने के लिए ना एक एक वीक का समय लगता है। जैसे कि अगर स्टेबिलिटी की दिक्कत आ रही है, नहीं बैठ पा रहा कोई भी, तो भाई एक हफ्ते उसको ध्यान देना पड़ेगा कि स्ट्रेचेज होते हैं, कैट एंड काउ हो गए, पेरिफॉर्मिस हो गए, पिजन स्ट्रेच हो गए, तो एक हफ्ते उसको रखना पड़ेगा। दूसरा फिर मूवमेंट ट्रेनिंग, उसको एक हफ्ता लगेगा। थर्ड फेज में आएंगे, अब उसको क्लाइंट को क्या लगता है, फीस मैंने 1 महीने के दिए, 2 हफ्ते तो मेरे ऐसे ही बेकार कर दिए, वेट्स तो मुझे उठाए नहीं, मशीन तो मुझे करनी नहीं थी। तो यहाँ क्या है, वो सीखने नहीं आ रहा, उसे यहाँ का माइंड सेट अलग है। मैंने बताया ना आपको, कोच को सरेंडर, आपको या तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस। आप डे 1 को ये सोचते हो कि भाई मैं तो 300 दिन जिम आऊँगा, 300 दिन जिम आके मसल गेन नहीं होता। अगर आपको रिकवरी के लिए रेस्ट चाहिए, आपको न्यूट्रिशन हाई चाहिए, तो आपको एडवांस लेवल में क्या 4 to 5 डेज़ की ही ट्रेनिंग रहती है। तो आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको छुट्टी लेनी ही पड़ेगी 2 दिन की। अगर आप उसमें ये सोचें नहीं मैंने तो फीस 30 दिन की यार मैं क्यों जाऊँ, तो वो नहीं करेगा ब्रो। करेक्ट। ठीक है दुर्गेश भैया, लेट्स टॉक अबाउट लाइक मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट स्टेरॉइड्स, जो कि मतलब हर किसी स्टेरॉइड्स प्लस सप्लीमेंट्स, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है हर यंगस्टर का, क्या मैं सप्लीमेंट्स ले सकता हूँ? सप्लीमेंट्स इन द सेंस सिंपल से बात है, प्रोटीन पाउडर, डिब्बा, जिसको आज के टाइम में नॉर्मल भाषा में कहा जाता है डिब्बा। तो एक नॉर्मल फिटनेस के लिए क्या सप्लीमेंट्स में नॉर्मल प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं? क्योंकि हर पेरेंट्स की, हर इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में डर आज के टाइम में ये रहता है कि बेटा तू डिब्बा खा रहा है, तेरे शरीर ख़राब हो जाएगा।
तो उनकी साइकोलॉजी को कैसे एक अपना यंगस्टर कैसे उनकी माइंडसेट को चेंज कर सकता है? पेरेंट्स का सोचना बिल्कुल सही है, और अगर इंडियंस मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल पेरेंट्स के हिसाब से चलना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ओके। क्योंकि वो प्रोटीन है ही नहीं। जो प्रोटीन के नाम से बिक रहा है वो प्रोटीन है नहीं, और ऑब्वियस है वो आपके लिवर को डैमेज करेगा ही करेगा, ओके क्योंकि वो प्रोटीन है ही नहीं। ओके। हाँ, अगर वो प्रोटीन है तो वो अच्छा कॉस्ट करेगा, पहली बात तो। और अगर पेरेंट्स इस चीज़ को समझते हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ें अगर कॉस्ट कर रही हैं तो प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए हर किसी को। बहुत मस्ट एडेड सप्लीमेंट है लाइफस्टाइल में हर किसी के लिए, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हमारे जो आसपास की जो बायो अवेलेबिलिटी है ना, वो प्रोटीन की पूर्ति कर ही नहीं पाती। क्योंकि आप देख रहे होंगे वेजिटेबल्स नाले में बनने धुल रहे हैं, करेक्ट। इंजेक्शन से आपकी लौकी घी और तोरई ये सारी चीज़ें बन रही हैं। आजकल तो मुझे लगता है एग्स भी हाँ, नहीं है नेचुरल, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतनी मुर्गियां नहीं है जितने एग्स भी नहीं है। फिर हमारा क्या है ना, वृंदावन, मथुरा वृंदावन में हमारा थोड़ा स्पिरिचुअल है, तो बहुत लोग अवॉइड भी करते हैं इस चीज़ को। अब वेजिटेरियन सोर्स की अगर बात करें तो क्या किस लेवल से वो कंप्लीट करेगा अपना सोर्सेज, क्योंकि प्रोटीन पनीर भी नकली आ रहा है, पनीर भी लग रही है, बिल्कुल सही बात वो भी सिंथेटिक है, तो खाए क्या? दूध असली है नहीं। नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ असली मिलती है तो प्रोटीन इंटेक ज़रूर ले, इसलिए तो सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन सप्लीमेंट भी ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ ना डिपेंड करता है, वो चीपर प्रोडक्ट्स की तरफ झुक जाता है, उसको दिखता है यार मुझे 2,500-3,000 में अगर 63 सर्विंग मिल रही है और 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो 10,000 का डब्बा लूँगा। तू पागल ही है, सही बात है, तू पागल ही है। बिल्कुल सही। वो बेवकूफ़ थोड़ी है जो हज़ारों करोड़ों की कंपनियां लगा के बैठा हुआ है, कोई पैसा लगा के बैठा है, और वो मार्केट में रेट डाउन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सर्व कर रहा है क्वालिटी। करेक्ट। और आप मुझे बता दीजिए किसी भी टॉप नॉच ब्रांड की, मैं सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, आप कार एसेसरीज किसी भी ब्रांड का है, आप लैम्बोर्गिनी ले लिए, रोल्स रॉयस ले, कौन देता भी ऐड, कौन स्पॉन्सर कर रहा है इनको? मसल प्लेस के तमाम दिखा देता हूँ आपको, हर घर में आपको एथलीट मिल जाएगा। करेक्ट। क्यों? सही बात है, बिल्कुल राइट। तो मतलब पेरेंट्स की थिंकिंग उस हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट प्रोटीन इनटेक इज इम्पॉर्टेंट, विद सप्लीमेंट्स हम प्रोटीन का इनटेक अच्छी क्वालिटी का अगर आप ले सकते हो, कैपेबल हो, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। और इसके साथ कौन से सप्लीमेंट्स जो एक मतलब कंपलसरी एक सप्लीमेंट मैं और बताता हूँ आपको, मैग्नीशियम, वो हर किसी को लेना चाहिए। ओके, तो इसकी टैबलेट्स की फॉर्म में? कैप्सूल, इसमें वीगन भी आते हैं, प्लांट बेस्ड भी आते हैं, और नॉर्मल भी आते हैं आपके। मैग्नीशियम बहुत हेल्प करता है, चाहे रिकवरी हो, आपकी स्लीप साइकिल हो, सारी चीज़ों में मैग्नीशियम बहुत हेल्प करता है। ओके। यूँ तो आपको वाइटल्स भी लेनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप सप्लीमेंट की जगह फार्मी ग्रेड लो, फार्मेसी से लो, ओके, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपके जिंक हो गए, वाइटल्स हो गए, विटामिन ए हो गए, सी हो गई, बी कॉम्प्लेक्स हो गए, बायोटिन, राइबोफ्लेविन, साइक्लोकोबालामीन, ये सारी चीज़ें आपको जिंक वगैरह या फार्मेसी से लेनी चाहिए। ओके। क्योंकि मल्टीविटामिन के नाम पे कोई प्रोडक्ट जो कंपनी आपको दे रही है ना, उससे कभी पूर्ति नहीं होगी आपको, और आपको क्या पता, क्योंकि उसमें जो ब्रांडिंग है उसकी ब्रांड नेम की है। करेक्ट। जो फार्मेसी से आप उठा रहे हो वो एकदम एक्यूरेसी है, उस नब तुल के आ रहा है वहाँ से। ठीक है। फसाई तो कोई भी ले ले। करेक्ट, बिल्कुल सही। सब चीज़ पैसे से लगती है, नॉर्मल शॉप पे भी आज के कोई टेस्टिंग मत कराओ, फसाई मिल जाएगा आपको, पैसे जमा कर दो बस। बिल्कुल सही बात है। और एक लिव 52 की गोली का बहुत वो आता है लिवर के लिए, तो क्या वो भी लेनी चाहिए? एक ओमेगा 3 का बहुत सुनते हैं, मतलब ये जो ओमेगा ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब ओमेगा बिल्कुल लेना चाहिए, 369 तीनों लेने चाहिए। ओके। आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, आपके लिवर प्रोफाइल के लिए, आपके ब्लड्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए अच्छा, फैटी एसिड। और इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि EPA और DHA आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ईकोसापेंटोनिक एसिड और डीकोसाहेक्टोनिक एसिड, ये 2 ही कंपाउंड होते हैं ओमेगा में। ओके। ओमेगा सिर्फ एक अलग होता है, जो ओमेगा सस्ते होते हैं उनमें EPA और DHA नहीं मिलेगा, बहुत नाम मात्र के लिए मिलेगा। तो यही हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन सस्ता चाहिए लोगों को, इसलिए कंपनी सिर्फ ओमेगा देख देती है, उसमें ओमेगा होता है, लेकिन EPA DHA की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत लेस होती है, जो कि कोई वर्क नहीं करता है। तो ओमेगा तो लेना चाहिए। और बाकी आप एक पूछ लिव लिव 52, ये डिपेंड करता है कि आपका मेडिकेशन जो कोर्स चल रहा है वो किस लेवल का है। लिव 52 का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको लिवर को प्रोटेक्शन देना है, तो इससे फार बेटर चीज़ें आती हैं, जैसे स्लीबोन सिरप आती है लिवर के लिए, आप ये ले सकते हैं, बहुत बेस्ट है, सस्पेंशन है। ठीक है। अब जंप करते हैं स्टेरॉइड्स की साइड पे। ये तो हम नेचुरल एक नॉर्मल बॉडी बिल्ड नॉर्मल फिटनेस
पर्सन के लिए बोल रहे हैं, स्टेरॉइड्स किसके लिए ठीक होते हैं और स्टेरॉइड्स किस हद तक ठीक होते हैं। और एक जो सबसे बड़ा मिथ हर किसी के दिमाग में बना रहता है कि स्टेरॉइड्स लेने के बाद आपका फ्यूचर डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। स्टेरॉइड्स एक तो उसको लेना चाहिए जो बिल्कुल मरने की अवस्था पे है, तो एक शॉकिंग, एक झटके देने का काम करता है, जो कि सालों से चला आ रहा है। ओके। मेडिकल इंडस्ट्री में स्टेरॉइड्स तभी यूज़ होते हैं जब कोई चीज़ काम करना बंद कर देती है। तो स्टेरॉइड्स बनाए गए हैं चीज़ों को जिंदा करने के लिए, ओके। या कोई चीज़ रुकी हुई है उसको स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, अगर मैं फिटनेस इंडस्ट्री की बात करें तो स्टेरॉइड्स उसी को लेना चाहिए जिसका कोई सीरियस कॉम्पिटिटिव गोल है, उसको लेना चाहिए, पर बहुत ही अच्छे सुपरविजन में, विद मेडिकल प्रिस्क्राइब सारी चीज़ें होनी चाहिए। करेक्ट। और अदरवाइज तीसरे में आपको कोई ज़रूरत नहीं है एनहेंसमेंट लेने की, चाहे वो ओरल फॉर्म हो चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म हो। अब बात करते हैं कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को लेके, तो जो भी एडवांस लेवल के एथलीट हैं वो सुपरविजन में लेते हैं। तो आप जितने भी टॉप नॉच बॉडी बिल्डर हैं, मैं अपवाद की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे एक बता दीजिए जिनकी जो लाइफ है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, या किसी के बच्चे हैं, फैमिली वो फैमिली कंप्लीट है। रेयर आपको मिलेगा कि किसी के नहीं, तो वो कोई भी हो सकता है। मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई भी हो सकता है। तो फर्टिलिटी इश्यूज नहीं आते अगर आप सुपरविजन में चीज़ें कर रहे हैं। और सिर्फ फर्टिलिटी इशू नहीं है, अगर आप एनहेंसमेंट या कोई भी स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उसके साथ साथ ये तो चलो नोटिसेबल है, ये तो एक रिमार्क कर दिया है कि भाई तुझे चल ये फर्टिलिटी इश्यूज आ जाएगा, ये पोटेंशियल दिक्कत आएगी, तो फ्यूचर में तू बच्चे नहीं कर पाएगा, तो ये इशू आएगा। लेकिन इसके साथ बहुत सारे इश्यूज हैं जो लाइफ लॉन्ग फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एंजाइटी, ओके, एग्रेशन, हेयर फॉल, स्किन इशूज और मूड स्विंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है, जैसे कि लिवर डैमेज हो सकता है, आपके हार्ट का साइज बढ़ सकता है, किडनी फेलियर हो सकती हैं अगर आपने सुपरविज़न में नहीं ली तो। और ज़्यादातर चांसेस हैं ये हार्म करते ही करते हैं। आप कितने भी सुपरविज़न में ले लीजिए, ये फिर भी दिक्कत करेंगे। ओके। लेकिन प्रिकॉशन के थ्रू इनको कहीं हद तक कंट्रोल कर दिया जाता है, लेकिन इनके इफ़ेक्ट्स आपको फील होंगे। आफ्टर इफेक्ट्स? बिल्कुल नहीं, आफ्टर नहीं, आपको हर समय पे फील होंगे। ओके। लेकिन बॉडी बिल्डर इतना जुनूनी होता है कि इनको भी ओवरकम कर जाता है। अवॉइड उसको ये दर्द और ये दिक्कतें फिर दिक्कतें नहीं लगती हैं, तो इसलिए वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर स्टेरॉइड्स पे ले तो वो मुझे नहीं लगता एक हफ्ता कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि दर्द होना, गांठें बनना, मूड स्विंग्स तक, क्रैम्प आ गए रात को, तकिया खा रहा है रात में, चिल्ला रहा क्योंकि घर वाले नहीं जग जाएं। मतलब ये वो बातें हैं जो, इतनी सारी बातें जिनको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। बॉडी बिल्डर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर्ड और डिसिप्लिन्ड है। राइट। बिल्कुल सही। तो नॉर्मल पर्सन के लिए तो स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, ना ही कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है। अब यूँ तो देखो पैरासीटामोल भी स्टेरॉइड है, लेकिन आपको फीवर है तभी दिया जा रहा है ना, वो उसको शांत कर ठीक करने के लिए। तो स्टेरॉइड्स की आज़ादी इसलिए होगा, वो भी एक लिमिट में, वो भी लिमिट है सुपरविजन में। तो एक स्टेरॉइड का नाम मैंने बहुत सुना है, आई गेस एनाबॉलिक कुछ मेडिसिन ऐसी आती है जो बॉडी को फुला देती है, जो कि मैंने ऐसा भी सुना था बीच में। मैंने एक रिसर्च, जब मैं करता था जिम वगैरह, तो मैंने रिसर्च भी सुनी थी कि जो वेट गेनर्स होते हैं उनमें भी वो मेडिसिन का यूज़ कर लेते हैं जिससे बॉडी में ग्रो एकदम से दिखने लग जाता है। तो क्या ये सारे चीप प्रोडक्ट हैं। कोई भी गेनर की जो कॉस्टिंग आती है वो 400 से 500 रुपये आती है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछना चाहूँगा, गेनर नहीं लेना चाहिए किसी को? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। गेनर होता क्या है? शुगर। ओके, शुगर ही गेनर है। और शुगर को ही हम उसको बनाना शेक में और ले रहे हैं कि मतलब, क्योंकि देखो अगर टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो वो एक एक्स्ट्रा एडेड कैलोरीज है। तो अगर आप शुगर लेने तो एक तो वो ऑलरेडी कैलोरीज है, एम्प्टी कैलोरीज जिसे बोलते हैं, और उस पे आप ऊपर से सरप्लस करे जाने के लिए, चाहे आप दूध में ले रहे हैं चाहे आप शेक में ले रहे हैं, किसी चीज़ में, तो जब कैलोरी सरप्लस में जाएंगी तो वेट तो बढ़ेगा ना, फूलेगा शरीर। करेक्ट। लेकिन वो आपको एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल गिफ्ट में दे जाएगा, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब उसको कम करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी सीरियस नोट पे, और डाइट भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एक्सेसिव
बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी करनी बिल्कुल आपको सीरियस नोट पे करनी ही पड़ेगी, और आपको डाइट भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप मेडिसिन खाते रहो जीवन भर। राइट। तो ये चीप प्रोडक्ट आपको कुछ ना कुछ हार्म देके ही और जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बोल भी रहा हूँ और पूछ भी रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं सभी का है, ये When जो भी I लेते हैं, हालांकि मैंने तो नहीं लिया, हाँ लेकिन ये कि गेनर हो गए, ये इस तरीके की मेडिसिन हो गई, 1000-2000 में जो मेडिसिन आती हैं, आप जो एंड्रोल, एनाबॉल और एनापोलोन, ये बहुत सारी मेडिसिन है। तो और ये डायनाबॉल, ये भी बहुत पॉपुलर है। तो इन सब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नहीं, एक प्रोफेशनल अगर कर रहा है तो वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है वो उसका डिपेंड हाँ करता है, करेक्ट लेकिन नॉर्मल जो कोई भी पर्सन अगर यूज़ कर रहा है तो इसका उसको नुकसान ही मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। करेक्ट। एक बहुत मेजर इशू आया था लड़कों की तरफ से कि जो आज के टाइम में मैन बूब्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ आप सजेशन करना चाहो, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो चाहे वो डाइट हो, और क्या मतलब गाइनोकोमेस्टिया जो एक जो प्रॉब्लम है, क्या वो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो पाएगी या उसके भी कुछ हम कर सकते हैं? गायनोकोमेस्टिया तब होती है जब आपका एंटी एस्ट्रोजन लेवल आपका बूम करता है, करेक्ट। और उसके पीछे आप बहुत सारी वजह हो सकती है, आपका लाइफस्टाइल भी हो सकता है आपकी जो मेडिसिन से, आप अगर जिम गए हैं कोई भी, तो आपने कोई एनहेंसमेंट या कोई मेडिसिन ऐसी ले ली है जो आपका एस्ट्रोजन आपका बढ़ा दिया है। तो ये उस समय पीरियड पे अगर आप इनको कवर कर सकते हो, आप कुछ मेडिसिन आती हैं जैसे कि टेमोसिफेन सिट्रेट आती है, आपकी कैबरगोलिन आती है, और आपकी क्लोमिड होती है, ये जो आपको कंप्रेस करके रखती हैं। तो ये, लेकिन ये इसको टाइम अगर हो गया है, गायनेकोमेस्टिया को अगर आपको टाइम हो गया है, लगभग 6 महीने या साल भर हो गया, या आपने किसी सिंथेटिक हार्मोन के थ्रू वो चीज़ें ग्रो कर गई, तो फिर सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। ओके। हालांकि बहुत माइल्ड सर्जरी होती है इसकी, हाँ, कितनी सेफ है, मतलब मैं ये मतलब जानना टोटली सेफ है, 100% सेफ है। चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों के मन में डर रहता है सर्जरी का जब नाम आ जाता नहीं, है। 10 मिनट की सर्जरी होती है, ओके और हार्डली और पता भी नहीं चलती, ओके सेफ है। ठीक है। सम इफेक्टिव फैट लॉस टिप्स आपकी तरफ से? फूड पे कंट्रोल होना चाहिए। ओके। आपकी प्लेट में क्या है ये डिसाइड करेगा कि आप मोटे होंगे कि पतले होंगे, कि अच्छे दिखेंगे कि वाहियात दिखेंगे। आपकी प्लेट डिसाइड करेगी। आप एक्टिविटी क्या करें दैट सेकंड मैटर, ओके। लेकिन आपकी प्लेट में क्या है, आप क्या खा रहे हैं, इससे आपकी सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, और वही आपको कंसिस्टेंटली रिपीट करना है। तो आप अगर फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको खाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। करेक्ट। आप भले ही ट्रेनिंग आप 3 दिन की करो हफ्ते में, चलेगा, लेकिन 7 दिन की मील आपकी क्या ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ स्पेसिफिक जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, क्या वो रोल निभाती है, या वो हर कोई कर सकता है, या वो कोई स्पेसिफिकली करता है? देखो, अब जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो इस वीडियो को हो सकता है ऑब्जेक्ट कर दें, ओके। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे इंडियन कल्चर में ना कैलकुलेटिव खाना नहीं खाया किसी ने, काउंट करके कैलोरीज नहीं लिया किसी नहीं ने। ली बिल्कुल। मैं ये बात कर रहा हूँ जो फिट रहना चाहते हैं, बस जिनको फिटनेस मेंटेन करना, जो चाहे वो फैट लॉस कर रहे हैं, चाहे वो हल्का सा फिट या गेन करना चाहते हैं, मसल गेन, आप जो भी खाएं अच्छा खाएं। ओके। और जो चीज़ सही नहीं है, आपका दिमाग अगर इस चीज़ को जानता है तो उसको बॉडी को ना दें। मीठा अगर आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि यार ये चीज़ सही नहीं है, तो मत दो, क्योंकि जीभ के स्वाद की वजह से आपको पूरे दिन लाइफ लॉन्ग गिल्ट रहना पड़ेगा। सो इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी? बिल्कुल डिपेंड करता है, मसल माइंड कनेक्शन होता है, जैसे आपकी बॉडी के साथ कनेक्शन बिल्कुल माइंड का है। ये डिपेंड करता है आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, आप किस तरीके के परिवेश में रह रहे हैं। आपने देखा होगा कोई हलवाई के वाले जो जितने भी परिवेश में रहते हैं वो सब आपको मोटे ही मिलेंगे। करेक्ट। क्योंकि उनके कल्चर में वही चीज़ें चली आ रही हैं। कोई पहलवानी वाले कल्चर में लेके आ रहा है तो वो उसको अलग चीज़ें, हालांकि खा वो भी मीठा रहे, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो दिमाग और शरीर का तो कनेक्शन ये है कि जैसा खाएंगे वैसा दिमाग रहेगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत सुनी थी कि जब आप एक्सरसाइज करो तो उस मसल पे फोकस करके रखो, जिससे कि वो मसल ग्रो होने में और बेनिफिट। मसल माइंड कनेक्शन तो मेन की है, आपकी प्रोग्रेस को कितना समय लगेगा। अगर आपका दिमाग एक भी रैप को, एक भी सेट को मिस नहीं कर रहा है, तो प्रोबेबली 90% चांसेस हैं आपकी मसल ग्रो या फैट लॉस जो भी है वो एक सीमित समय में हो जाएगा।
करेक्ट। अगर 12 रेपिटेशन का फोकस आपने बना रखा है तो 12 रेपिटेशन वो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। लेकिन होता क्या है कि 12 रेपिटेशन माइंडसेट बना लिया, शुरुआत के 3-4 रेपिटेशन में आपने करेक्ट किया, फिर दिमाग घूम गया कहीं और, तो वो छूट गया कनेक्शन। तो वहाँ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, करेक्ट। तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन मेरे पूछूंगा जो बहुत बेसिक से हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोग जो फॉलो करते हैं वो 15, 12 और 10 मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैप कर रहे हैं और वेट बढ़ाते चले जाते हैं। और कई लोग करते हैं 10, 12, 15 जिसमें वेट वो कम करते चले जाते हैं। तो व्हाट्स द डिफरेंस इन दिस? मतलब ऐसा कोई मेजर डिफरेंस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए होता है या ये जनरल मतलब कोई कर रहा है? ये शेड्यूल डिपेंड करते हैं कि क्यों, कौन सा शेड्यूल किसके लिए है। क्योंकि आप जो शेड्यूल की बात कर रहे हैं ये तो कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें हो गई, लेकिन शेड्यूल कस्टमाइज होता है पर्सन टू पर्सन। ओके। उस पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है। आप मेरे पास आए कि आप पहले तो ये कोई शेड्यूल बना हुआ है, उसको नहीं मालूम कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसको नहीं मालूम आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, करेक्ट। उसको नहीं मालूम कि उसको स्ट्रेंथ पसंद है, कि उसको कार्डियो पसंद है, कि उसको कौन सी एक्टिविटी पसंद है। आपने हाई रेप्स ट्रेनिंग लिख दी फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने बोला कि 12, 15 या 20 रिपीटेशन की ट्रेनिंग है कोई, और अगर सामने वाले के मसल फाइबर ही फास्ट ट्विच हुए तो वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएगा उससे। करेक्ट। मैं यहाँ एलोबरेट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो जो फाइबर्स होते हैं हमारे, जो मसल फाइबर होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके। अगर किसी के स्लो ट्विच फाइबर हैं, दैट इट मीन्स कि उसके अंदर ऑक्सीडेटिव सिस्टम बनता है। फॉर एग्जांपल मैराथन रनर, इसका मतलब ये होगा कि वो लंबा चल सकता है लेकिन पावर जनरेट नहीं कर सकता। ओके। इन अदर हैंड जो फास्ट ट्विच फाइबर कैरी करते हैं वो पावर जनरेट कर सकते हैं लेकिन लंबा नहीं चल सकते, जो कि पावर लिफ्टर। ओके। वो 1 या 2 या 3 रिपीटेशन तो हैवी लगा सकते हैं, लेकिन उनसे बोल दो ना कि 15 रिपीटेशन लगाना, या उसको पीछे भागना है भी 40 किलोमीटर, नहीं भाग पाएगा वो। तो ये मसल फाइबर डिसाइड करते हैं कि आपका शेड्यूल किस तरीके का होगा। तो कॉपी पेस्ट पे आप ना जाएं, अपना शेड्यूल खुद कस्टमाइज कराएं ओके। सुपरविजन में, आपके अपने गोल के अकॉर्डिंग। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लूँगा बस मैं यहाँ पे, एक और जो अभी रिसेंटली ही हमने बहुत सुनने में आया था, जो सिद्धार्थ, एक आपने नाम सुना, बिग बॉस में भी थे, उनकी डेथ हुई और लोग कहते हैं उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। और वो जिम में मतलब उनका फिज़िक और फिटनेस से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और बहुत फिजिकली फिट भी थे। प्लस एक और मैं क्वेश्चन इसी में इंक्लूड करता हूँ, अभी भी मैंने एक रिसेंटली रील देखी थी जिसमें एक बंदा जिम करके निकला और वो स्टेयर्स पे बैठा था, बैठे बैठे उसकी डेथ हो गई एकदम से। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्या ईगो लिफ्टिंग और क्या? नहीं, ईगो लिफ्टिंग नहीं है, ये लाइफस्टाइल। ओके। हार्ट अटैक होगा, आपकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक निश्चित है। आप कितने भी जिमोलिक हो, आप डेली जिम जाते हो, आप नहीं जाते हो, आप कितना भी कैसा भी, आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करेगी। आप पहले एग्जांपल पे आ जाते हैं। पहली बात तो हमें उनकी लाइफस्टाइल का बिल्कुल नहीं मालूम, पर्सनल लाइफ उनकी कैसी थी, जो कि मुझे जो लगता है कि वो बहुत स्मोक करते थे। ओके। तो स्मोकिंग से आप ये समझिए कि ACSM गाइडलाइंस में है कि अगर 55 ईयर तक की एज है, अगर उसने 6 महीने, उसे 5 महीने हो गए स्मोकिंग छोड़े, तो भी वो हाई रिस्क में है। ओके। कार्डियक अटैक की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्मोकिंग एक मेजर इशू हो सकता है। दूसरा कि वो क्या मेडिसिन्स ले रहे थे, ये भी मैटर करता है। Correct. हमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता। करेक्ट। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। तो मैंने बताया कि लाइफस्टाइल, अब उनको क्या है कि यहाँ हमारे यहाँ कल्चर में क्या है, जिम जब जाते हैं, जब डॉक्टर रिकमेंड कर देता है भाई अब कुछ नहीं हो सकता जी, ओवर वेट हो गया, आपके नी में स्ट्रेन आ रहा है, अब जिम जाओ, वेट कम करो, तो वो मजबूरी में जिम आ रहा है। अब उसको क्या लग रहा है कि एक ही दिन में मैं पतला हो जाऊंगा भाग के। करेक्ट। तो जब बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही, जो जिस जोन में बॉडी कंफर्टेबल है, जो अडेप्टेड है, आपने उसको एकदम से सडन चेंज कर दिया, आप ट्रेडमिल पे भाग गए, तो हार्ट तो फील होगा ही ना। करेक्ट। आपको स्टेप बाय, क्योंकि अगर वो किसी से गाइड करते लेते तो उनको ये दिक्कतें नहीं आती। तो हार्ट अटैक के चांसेस हैं इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। आपका अगर फूड अच्छा होगा तो कोई चांसेस ही नहीं है आपको हार्ट अटैक आने के। अब जिसकी लग गई है, विधाता ने लिख दिया, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है, बहुत बड़ा की रोल प्ले करती है कि आप की जो लाइफस्टाइल, जो हेल्थ है, वो किस तरीके की है। करेक्ट। ठीक है। सो
थैंक यू सो मच दुर्गेश भैया, ये सारे क्वेश्चंस मेरे डाउट्स आज आपने बहुत सी चीज़ें माइंड से क्लियर कर दी। अभी मैं कुछ आपसे रैपिड फायर करूँगा, कुछ 2 ऑप्शन दूँगा, आप जो चॉइस करके एक ऑप्शन बताना कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, ठीक है? ऑल्दो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन होगा, बट आपकी नज़र में क्या चीज़ ज़्यादा बेटर होती है? ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉकिंग और रनिंग, वॉकिंग। फास्टिंग या फिर मतलब ब्रेक ले लेके खाना, एग्जैक्ट मील टाइम पे खाना, ब्रेक ले लेके खाना, मतलब पोर्शंस में खाना। पोर्शंस में खाना, बिल्कुल। दैट इज़ मोर इफेक्टिव, करेक्ट? ट्रेनिंग, फास्टिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, ओके, ठीक है। डिपेंड। ट्रेनिंग विद वर्क, ट्रेनिंग विद लाइक ट्रेनर और ट्रेनिंग विदाउट ट्रेनर, ऑब्वियसली विद ट्रेनर। ओके। एक्सरसाइजिंग विद सप्लीमेंट्स और विदाउट सप्लीमेंट्स? विद सप्लीमेंट। विद सप्लीमेंट्स, ओके, ठीक है। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। हाँ, वन मोर थिंग, कार्डियो और वेट ट्रेनिंग? विद ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। अब लास्ट में बस आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, आजकल के यंगस्टर्स के लिए जिनकी लाइफ ऑल्दो बहुत वर्स्ट चल रही है, जो मैं देखता हूँ, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इनटू एकेडमिक्स, तो मैं भी बच्चों को पढ़ाता था। तो जब मैं पढ़ा के बाहर निकलता था तो वही सिगरेट हाथ में, वही फालतू के शौक। तो कुछ मतलब बेसिक थिंग्स जो आप हमारे यंगस्टर से बोलना चाहो कि मत अपनी बॉडी को बर्बाद करो, तो कुछ छोटी सी 2-3 लाइनें, एक मैसेज यंगस्टर। ज़्यादातर चीज़ें आप इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपको एक ट्रेंड फॉलो करना है। आपको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करना है जिसमें मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो इसलिए आप स्मोक करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उनकी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं, ले ले यार कुछ नहीं हो रहा एक बार से, खा ले यार कुछ नहीं हो रहा एक बार से, तो वो ट्राई करता है। और ट्राई से ही आप कभी आदत की डेफिनेशन क्या है, कभी कभी करने से आदत बन जाती है। तो आप खुद देखिए, अगर आप इंसान हैं, बुद्धि दे रखी है आपको, तो अगर कोई चीज़ अच्छी है और बुरी है तो इसका कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है और उसके बावजूद भी आप उसको रिपीट कर रहे हैं, तो फिर आप मूर्ख हैं, तो फिर आप इसके अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हैं। मैं आपको कितने भी सुझाव दे दूँ, एडवाइस दे दूँ, वो आपके कोई काम नहीं आने वाली। तो अपना अच्छा बुरा आप सब जानते ही हैं। तो एक बेसिक एडवाइस यही है कि जो हमारे जो पूर्वज थे, जो ज़्यादा जीते थे, उसकी वजह क्या थी? वो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं करते थे। वो उसी चीज़ को पसंद करते थे जिसमें स्ट्रगल था, हर्डल्स थे, चैलेंजेस थे, और आपको चाहिए अब कंफर्टेबल लाइफ। तो एक रीज़न ये है कि आप जितना कंफर्टेबल रहेंगे उतने ही आप लॉस करेंगे। हर चीज़ में बात कर रहा हूँ मैं। और जितना आप स्ट्रगल रहेंगे, स्ट्रगलिंग फेज़ में रहेंगे, पूरे चांसेस हैं आपके ग्रो करने के, बुढ़ापा शांति से कटने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच दुर्गेश भैया। दुर्गेश भैया, वन लास्ट थिंग, एक बार आप अपने जिम का थोड़ा सा बता दीजिए, जो मथुरा के व्यूअर्स हैं और जो ट्रेनिंग लेने आना चाहते हैं, तो क्या आप ऑनलाइन भी देते हो या सिर्फ ऑफलाइन ट्रेनिंग, और कैसे आपकी जिम कहाँ है थोड़ा मथुरा में कोई भी भाई या बहन मेरे को देख रहा है, कोई भी सर देख रहे हों जो भी हैं, तो मेरा 90% तो मेरे पास वही लोग आते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक गोल है, क्योंकि मैं प्रेप कोच हूँ। जिनको बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग करनी होती है, सिर्फ वही आते हैं और मैं उन्हीं को थोड़ा टाइम दे पाता हूँ। और अगर आप फिटनेस के लिए आना चाहते हैं तो मेरी जिम डी अल्टीमेट फिटनेस विश्व लक्ष्मी नगर गोवर्धन चौराहे के पास है, आप वहाँ आ सकते हैं। जैसे बाकी जिम होती हैं वैसे ही मेरे पास स्टाफ भी है। हाँ, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे म्यूज़िक नहीं मिलेगा आपको एंटरटेन होने के लिए, आपको लड़कीबाजी नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करूँगा। अगर मुझे लगता है कि आपके पास कोई विज़न नहीं है, गोल नहीं है, तो शायद मैं आपको मना भी कर दूँ आने के लिए। तो जो सीरियस हैं, आपके कोई पास विज़न हो या फिट रहना चाहते हो या कोई गोल हो, तो मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच दुर्गेश भैया टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। कोशिश करेंगे कुछ अगली बार और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके साथ बिल्कुल आएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।